हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लॉज थे उनमें बचे हुए कुछ और लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और बात कर लेते हैं अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, यानी मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, बैक क्रॉसेस यानी टेस्ट और आउट क्रॉसेस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सब कुछ डिस्कस एक टेबल बना के कर लेते हैं। यानी उनमें मेमोराइज करने वाला मैटर एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो, फिर जो बचे हुए एक दो लॉ और हैं वो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो हम बात करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाएंगे तो हम बनाएंगे क्रॉसेस की टेबल। सबसे पहले तो देखेंगे क्रॉस, ठीक है, कौन से क्रॉस के बारे में जानना है हमें, ठीक है। फिर उस क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा, मतलब जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, क्लियर है। और उस क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, उस क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है एक टेबल बना के, क्योंकि हर क्रॉस में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो अब तक क्रॉस जितने डिस्कस किए हैं उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। फिर हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक क्रॉस की, सॉरी बैक क्या, बैक तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का ही तो टाइप है, तो बैक क्रॉस का ऑल ओवर ना देख करके जैसे टेस्ट क्रॉस का देखा, इसी तरह हाफ हम लोग देखेंगे आउट क्रॉस का, आउट क्रॉस, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, और उसके बाद एट लास्ट हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस की, कोडोमिनेंस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। क्लियर है? समझ गए ना? तो देखो बात करते हैं इन सब क्रॉसेस की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हम लोगों ने निकाला था 1:2:1, क्लियर है। और फिनोटाइपिक रेशियो भी इसी तरह हम लोगों ने निकाला था 3:1, क्लियर है ना? समझ गए? चलो ये बात हुई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब आते हैं किस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हम लोगों ने निकाला था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, 1:2:1:4:2:1:2 और /1। ये तो था जीनोटाइपिक रेशियो, क्लियर है। अब बारी आती है फिनोटाइपिक रेशियो की। तो फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1, क्लियर है, 9:3:3:1, ये आ गया फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसी तरह हम बात कर लेते किसकी, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। ट्राई हाइब्रिड का एक बार जीनोटाइप नहीं देखते, पहले फिनोटाइप कंप्लीट करेंगे। ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप क्या होगा? ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप है 27:9, /3:3:3:1, क्लियर है। ये तो हो गया क्या इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप यहाँ ना तो हम लिखेंगे ना ही हम इतना बड़ा जीनोटाइप लिख सकते, 64 टर्म्स का आएगा। वो तुम लोगों को मैंने सिखा रखा है, पहले निकाल के भी बता रखा है, तो तुम लोग घर बैठ के आराम से निकालना जीनोटाइप, ठीक है, क्लियर है। ये हम ब्लैंक छोड़ देते हैं।
समझ गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा? देखो अगर टेस्ट क्रॉस की बात आए तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप होता है 1:1 और इसी तरह इसका फिनोटाइप भी यही होता है 1:1। क्लियर है। और बात करें आउट क्रॉस की, आउट क्रॉस में क्या चेंज आता है? तो देखो आउट क्रॉस की जब चेंज की बात करते हैं तो आउट क्रॉस में भी जीनोटाइप 1:1 ही रहता है, ठीक है। जबकि फिनोटाइप चेंज होकर के सिर्फ 1 बच जाता है, यानी ऑल, जब सारे फिनोटाइप सेम आते हो। आउट क्रॉस में सारे फिनोटाइप एज इट इज सेम आते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 1 आ गया। क्लियर है। बात आ गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो भी यही होगा 1:2:1। अब इसी तरह कोडोमिनेंस का भी जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो ऐसा ही होता है 1:2:1 1:2:1। तो ये बात हुई किसकी? मोनो, डाई, ट्राई, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है। इन सब के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की, इन सब के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की बात होगी। क्लियर है। इनमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? समझ गए। तो देखो इस टेबल में हम लोगों ने क्या बनाया है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस का, आउट क्रॉस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एंड कोडोमिनेंस का। क्लियर है। इन सब के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देख लिए हैं। तो एक काम करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये तो था जो अब तक हम लोग पढ़ करके आए हैं। अब इससे आगे, अब बात करते हैं इससे आगे की। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉसेस के रेशियो याद रखने हैं हमेशा, ठीक है, अगर जेनेटिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम इन्हीं क्रॉसेस से पूछे जाते हैं। ये जो रेशियो हैं यही क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर है। तो इनको भूलने का तो चांस ही नहीं है और मैं तो भूलने ही नहीं दूंगा तुम लोगों को। समझ रहे हो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, देखो वो क्या है। अब हम लोगों को बचे हुए लॉ डिस्कस करने, और लॉ कौन से बच गए? तो 3 लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से? लॉ ऑफ पेड यूनिट फैक्टर, क्लियर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर है, सॉरी 2 ही डिस्कस किए, थर्ड लॉ पे आए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस किए। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दोनों एक्सेप्शन डिस्कस कर ली। अब थर्ड लॉ पे, ठीक है, थर्ड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर मैं कह सकता हूं इसे लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की प्योरिटी का लॉ, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये वैसे तो है थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बट इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू कोरेंस, कोरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे जेनेटिक्स का पहला लॉ बताया जाता है कार्ल कोरेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है, समझ गए ये चीज, ठीक है। ये लॉ जो है, दिस लॉ डिपेंड्स ऑन F2 जनरेशन,
दिस law depends on F2 generation of monohybrid क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन पे डिपेंड है ये लो, ठीक है। ये कानून जो है, ये रूल जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन पे डिपेंड है। क्लियर है? ये 2 पॉइंट हुए। अब ये लो बताता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस each gamete acquire a single allele of a gene, trait या फिर कैरेक्टर। मतलब क्या है इस लाइन का, कि गैमेटोजेनेसिस के टाइम कोई भी कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता हुआ, कोई भी कैरेक्टर उसका एक ट्रेट, उस ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हुए जीन में जो 2 एलील होती है ना, जीन पेयर ऑफ एलील है, उसमें से सिर्फ एक एलील एक गैमेट के अंदर जाएगी, यानी एक गैमेट सिर्फ एक ही एलील लेगा, एक्वायर करेगा। क्लियर है ना? समझ गए? ये बताना चाहता है इस लाइन के थ्रू कौन, कोहेरेंस। ठीक है, इसमें क्या बताया कि एक गैमेट के पास एक ही एलील जाएगी, यानी अगर साधारण भाषा में, आम भाषा में कहूं तो गैमेट्स नेवर बी हाइब्रिड। गैमेट्स कभी हाइब्रिड नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास एलील हमेशा एक सिंगल होगी। ठीक है, एक सिंगल एलील होगी। अब किस तरह से हम लोगों ने कहा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन पे डिपेंड है, तो देख सकते हो तुम लोग, ये जो F1 जनरेशन आई थी, इसकी जब सेल्फिंग करवा रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने इसके बनाए थे गैमेट, ये प्रोसेस थी गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? और जो गैमेट बने थे उनमें एक एक एलील आई थी, इस गैमेट में ये एलील आई थी, इस गैमेट में ये एलील आई थी। तो इस तरह से गैमेट बनाए गए थे। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो गैमेट्स कभी हाइब्रिड नहीं होते। गैमेट बनते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो वो गैमेट हमेशा ही एक एलील रखेंगे, सिंगल एलील वाले होंगे। क्लियर है ना? समझ गए? ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ऑलमोस्ट आ यूनिवर्सल लॉ, लगभग एक यूनिवर्सल लॉ है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट है, यूनिवर्सल कंप्लीटली नहीं है, ऑलमोस्ट। एक्सेप्शंस तो इसकी भी होंगी, और वो एक्सेप्शंस ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक काम करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक है, या फिर मैं एक्सेप्शन यहीं लिख देता हूँ, आगे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो एक्सेप्शन क्या है। हम लोगों ने कहा कि ये लॉ क्या होता है, ये बताता है कि गैमेट्स हमेशा सिंगल एलील रखते हैं। एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का अलग ना होना। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हम लोग आम भाषा में, अगर मैं यहाँ एक्सेप्शन करके लिखूं, आम भाषा में इस नॉन डिस्टिंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी।
एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, आम भाषा में इसे कहेंगे एन्यूप्लॉइडी, समझ गए। नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम यही है वो, ठीक है, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। यानी हम लोगों ने क्या कहा कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है यानी सेल डिवीजन हो रहा हो, गैमेट बन रहे होते हैं, उस टाइम एक एलील ही जाती है एक गैमेट के अंदर, यानी जीन की एक एलील एक गैमेट में, दूसरी एलील दूसरे गैमेट में जाएगी। ये बताता है हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी दोनों एलील सेग्रीगेट होती हैं फिर अलग अलग जाती हैं, समझ गए। गैमेट्स हमेशा प्योर फॉर्म के बनेंगे, गैमेट कभी हाइब्रिड नहीं होंगे। लगभग एक यूनिवर्सल लॉ है, एक्सेप्शन है नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम या एन्यूप्लॉइडी। इसका मतलब है कि जब ये गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है उस वक्त क्रोमोसोम डिस्जंक्शन होती ही नहीं, ठीक है, नॉन डिस्जंक्शन हो जाती है। क्रोमोसोम अलग ही नहीं होते दो, ठीक है, वो एक पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, जीन पेयर होगा तो एलील पेयर में ही जाएगी गैमेट के अंदर, समझ गए। तो ये एक्सेप्शन या जेनेटिक डिफॉर्मिटी क्रिएट कर देती है, क्लियर है ना, समझ रहे हो। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी को, समझ गए। यहाँ जस्ट इसका नाम समझ लो। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, समझ गए। जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है। चलो, ये वही बात किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सॉरी, हम लोगों ने अभी भी क्या डिस्कस किया है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि हमेशा एलील का जो पेयर है, जीन में जो दो एलील पेयर में प्रेजेंट होती है वो हमेशा सेग्रीगेट होती है, क्लियर है ना, समझ गए। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट लॉ है यानी फोर्थ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फोर्थ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर है, समझ गए। सॉरी, ये लॉ क्या है, ये लॉ क्या कहता है, तो देखो ये सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। कोरेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कोरेंस, ये सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, क्लियर है, समझ गए। ये क्या है, ये लॉ बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन F2 generation. This law is based upon F2 generation of dihybrid क्रॉस, सिंपल डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पे बेस्ड है। जो इससे पिछला लो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पे बेस्ड था, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पे बेस्ड है, क्लियर है ना, समझ रहे हो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताया जाता है इस लॉ में, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in F2 generation, in second filial generation, F2 generation of dihybrid cross
डायहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस of one character is independent to inheritance of other character। क्या बताया है इस लॉ में कि देखो डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन, डायहाइब्रिड क्रॉस हमें पता है नॉर्मली दो कैरेक्टर लेकर के चलते हैं तभी डायहाइब्रिड क्रॉस कहा है। जैसे कि हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन, F1 जनरेशन यही है ना, ठीक है। इसमें से इस कैरेक्टर की और इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आपस में रिलेटेड नहीं है इनकी इनहेरिटेंस, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है, ठीक है। इसकी इनहेरिटेंस अपने हिसाब से होगी, इसकी इनहेरिटेंस अपने हिसाब से होगी, ठीक है। तभी हम लोगों ने दो क्रॉस बनाए थे ऐसे, अगर तुम लोगों को याद हो, ठीक है। इसको दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ पाना तभी आसान हुआ, तभी पॉसिबल हुआ जब इनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल हुई, ठीक है। दोनों कैरेक्टर अपने अलग अलग इनहेरिटेबल हैं, अलग अलग इनहेरिट होते हैं, समझ गए। एक की इनहेरिटेंस दूसरे की इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती किसी भी तरह का, क्लियर है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, क्लियर है। ये भी ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल लॉ है, ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल लॉ है, बट एक्सेप्शन इसकी भी है, एक्सेप्शंस तो इसकी भी है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन है लिंकेज, इसकी एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है? लिंकेज में क्रोमोसोम्स आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है। जो जीन होते हैं ना क्रोमोसोम पे, वो आपस में लिंक होकर के इनहेरिट होते हैं, मतलब दोनों कैरेक्टर एक साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। अब उन दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस तो डालेगी, इफेक्ट तो डालेगी, बिल्कुल डालेगी, समझ गए, क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है एक दूसरे से। तो ये एक्सेप्शन है इसकी, लिंकेज। बाकी ये लो क्या है? लगभग ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लो है, क्लियर है ना, समझ गए। बड़े शानदार से कानून है, बड़े शानदार से लो हैं। पहले मैं बताया था कि जीन के जो पेयर होते हैं, जीन जो पेयर है एलील का, उसमें से जो एलील है वो सेग्रीगेट होकर के गैमेट्स में जाती है, यानी गैमेट कभी हाइब्रिड नहीं होते। सेकंड ये क्या है कि एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं दोनों के दोनों कैरेक्टर्स, समझ रहे हो। जैसे ये डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन ले ली हम लोगों ने। डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में दो कैरेक्टर लिए, एक तो राउंड, एक येलो। येलो है सीड कलर, राउंड है सीड शेप। दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे से कंप्लीटली अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। कोई भी लिंकिंग यहाँ दिखाई नहीं देती, कोई किसी तरह का लिंकेज नहीं दिखाई देता, समझ गए। तो अलग अलग इनहेरिटेबल है, क्लियर है ना। बट इसकी एक्सेप्शन सिर्फ है लिंकेज, जहां दो क्रोमोसोम दो जीन आपस में लिंक हो जाते हो, वो एक्सेप्शन है इसकी, समझ रहे हो। तो एक काम करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया? चलो, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे आकर के, हमारा जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस था, यानी मेंडल अंकल के दिए हुए इनहेरिटेंस के लॉज, मेंडलिज्म कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके आगे मेंडलिज्म का रोल नहीं है। अब हम बात करेंगे मेंडल अंकल के बाद के टाइम की, जिसे हम लोगों ने कहा था पोस्ट मेंडलिज्म। क्या कहा था? पोस्ट मेंडलिज्म। तो जेनेटिक्स के दो स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। प्री मेंडलिज्म कंप्लीट हो गया, मेंडलिज्म कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म की, क्लियर है, समझ रहे हो। तो पोस्ट मेंडलिज्म देखो, पोस्ट मेंडलिज्म में क्या होता है, ठीक है। मेंडल अंकल के बाद कैसी कैसी बातें हुई जेनेटिक्स की कहानी के अंदर, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मेंडलिज्म,
थर्ड पॉइंट, पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म यानी मेंडल अंकल के बाद के टाइम में जो भी थ्योरीज, जो लॉ, जो भी क्रॉसेस कैरी फॉरवर्ड या पुट किए गए, वो सारे इस टाइम पीरियड में डिस्कस करनी है हमें। क्लियर है ना, समझ रहे हो? पोस्ट मेंडलिज्म में अब पोस्ट मेंडलिज्म की जो इनहेरिटेंस होती है ना, वो कैसी इनहेरिटेंस है? पोस्ट मेंडलिज्म की जो इनहेरिटेंस है वो थोड़ी सी अलग है। मेंडल अंकल ने जो इनहेरिटेंस दी थी वो किस तरह की थी? मेंडल अंकल ने जो इनहेरिटेंस दी थी और ये जो इनहेरिटेंस है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किस बेसिस पे? क्योंकि ये इनहेरिटेंस मेंडल के कुछ लॉज को एक तरह से चैलेंज भी करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं, बट आफ्टर ऑल वो भी सही है और ये भी सही है। जैसे हम लोग ये कंप्लीट करेंगे ना टॉपिक, ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे, तब तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि कुछ जगह कंट्रोवर्सी हैं वो किस तरह सोल्व होंगी, ठीक है। बट देखो आफ्टर ऑल ये डिस्कवरीज मेंडल के बाद हुई हैं तो नॉर्मल सी बात है, इनमें मैथमेटिकल फार्मूलाज डेफिनेटली यूज हुए होंगे, ठीक है, डेफिनेटली यूज हुए, क्योंकि मेंडल ने शुरुआत कर दी थी मैथमेटिक्स की यूज करने की, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स को यूज करने की शुरुआत कर दी थी। तो और ब्रॉड लेवल पे मैथमेटिक्स यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ब्रॉड लेवल पे मैथमेटिक्स यूज हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, ठीक है। पोस्ट मेंडलिज्म कह दो या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कह दो, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की शुरुआत करते हैं। तो देखो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और हमें यही दो पार्ट्स एट लास्ट एंडिंग तक स्टडी करने, समझ गए? इनमें क्या है? एक तो है एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है, एलेलिक जीन इंटरेक्शन। एक बार जस्ट टर्म्स को समझने की कोशिश करना, पता चल जाएगा ये है क्या। एक है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब इसको तो हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक, ठीक है, और इसे कहते हैं इंटरजेनिक। अरे नॉन एलेलिक है, ये है इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक, और ये है अपनी इंटरजेनिक, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस। यानी जीन के अंदर ही इनहेरिटेंस, यानी जीन की ही एक सेम जीन की एलील्स की इनहेरिटेंस देखेंगे, वो तो इंटरजेनिक इनहेरिटेंस है। और दो अलग अलग जीन की इनहेरिटेंस का जो आपस में कनेक्शन होगा, यानी दो अलग अलग जीन्स की इंटरेक्शन आपस में जहां मैच करेंगी, नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस, वो इंट्राजेनिक कहलाएंगी। क्लियर है, समझ रहे हो ना? चलो अब बात करते हैं किस तरह से। तो देखो यहां एलेलिक जीन इंटरेक्शन में क्या होगा? एलेलिक जीन इंटरेक्शन में इंटरेक्शन किसमें के अंदर होगी? सेम जीन की दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, सेम जीन की दो एलील्स के बीच में। दो एलील क्या होती है? होमोलोगस पेयर की सेम लोकस पे प्रेजेंट एलील, ठीक है, जैसे यहां प्रेजेंट है, ठीक है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो एलेलिक जीन इंटरेक्शन होगी। क्लियर है? और यहां नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन में यहां क्या होगा? यहां इंटरेक्शन होगी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एलील्स के बीच में, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, दो नॉन होमोलोगस हैं। जैसे ठीक है,
यहाँ इंटरेक्शन इनके बीच में हो रही हो, जैसे इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही हो, ये क्या होती है? नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। क्लियर है? और ये है एलेलिक जीन इंटरेक्शन। समझ रहे हो ना दोनों में डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है आसानी से? देखो समझने वाली बात है, एक होमोलोगस पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट क्या कहलाती हैं? जीन कहलाती है ना, ठीक है, जीन की एलील कहलाती हैं। अब देखो क्या होता है, और ये जो दो नॉन होमोलोगस पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट जो एलील है उनको नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में रखा गया है, ठीक है, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? देखो यहाँ तो इनहेरिटेंस होगी या इंटरेक्शन होगा, इसको मैं कहूँगा इंटरेक्शन बिटवीन जीन या फिर एलील, इंटरेक्शन बिटवीन ए सिंगल जीन बोल दो या फिर एलील ऑफ सेम जीन, एक ही जीन की दो एलील के बीच में इंटरेक्शन हो। ये तो डिफाइन होगा मोनोहाइब्रिड से, ठीक है, मोनोहाइब्रिड, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है, मतलब सिंगल जीन है तो सिंगल कैरेक्टर होगा, सिंगल कैरेक्टर होगा तो उसी के एलील के बीच में तो इंटरेक्शन देखनी है, तो ये तो मोनोहाइब्रिड हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, दो अलग अलग जीन की एलील्स में जहां इंटरेक्शन हो, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन कहलाता है। और यहां ये शो होगा डायहाइब्रिड क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। क्लियर है? क्योंकि दो अलग अलग जीन लेने हैं, दो अलग अलग जीन लेने मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर आएंगे, दो अलग अलग कैरेक्टर आएंगे तो क्रॉस तो हमेशा डायहाइब्रिड ही बनेगा। क्रॉस क्या बनेगा? डायहाइब्रिड ही बनेगा। समझ गए ना? क्लियर है? देखो मेंडल के बाद जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हम लोग स्टडी करेंगे, ये दो पार्ट्स में बटी हुई होगी, एलेलिक जीन इंटरेक्शन, या फिर मैं कहूं तो अगर इनहेरिटेंस ही कहा है तो हम लोग इसे कहते हैं एलेलिक जीन इनहेरिटेंस, एलेलिक जीन इनहेरिटेंस। और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन बोला है तो मैं इसे कहूंगा नॉन एलेलिक जीन इनहेरिटेंस, नॉन एलेलिक जीन इनहेरिटेंस। समझ गए ना? क्लियर है? तो देखो दो तरह की इनहेरिटेंस, दो तरह की इंटरेक्शन दिखेगी। ये क्या होगा? एक होमोलोगस पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट एलील, यानी एक ही जीन की दोनों एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो, मोनोहाइब्रिड से स्पेसिफाई हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे प्रेजेंट बट अलग अलग एलील, यानी दो अलग अलग जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो तो वो नॉन एलेलिक जीन इनहेरिटेंस या इंटरेक्शन में आएगा और ये डायहाइब्रिड क्रॉस से शो होगा। क्लियर है ना? समझ गए? चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया? चलो ये हुई बात नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की शुरुआत की है अभी हम लोगों ने। आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।